चलो ध्यान दो, है ना। आज हिंदी है। हिंदी में कैमा चैप्टर तक पढ़ चुके थे हम? 9वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 9वां चैप्टर तक। आज हमें 10वां चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है मछली। जिसका नाम क्या है? मछली, है ना। गोधूली पढ़ रहे हैं। गोधूली का कौन सा? 10वां पाठ आज पढ़ने वाले, मछली, है ना। उससे पहले 9 चैप्टर तक पढ़ लिए थे, उसका कुछ रिवाइज कर ले, थोड़ा सा पूछ लिया जाए। कौन बताएगा? तुम बताओ लक्ष्मी, उधर से। पहला चैप्टर का नाम क्या था गोधूली में? पहला चैप्टर जो पढ़े थे, हाँ, सर्व विभाजन और जाति प्रथा। तुम ही इसमें बताओगी सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या था, उसकी विधा क्या थी? भाषण, है ना। निबंध क्या है? भाषण या तो निबंध उसमें आ जाता है। दूसरा उसमें बताना है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बोलो जल्दी, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, फिर पढ़ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तुम बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बोलो जल्दी। कौन बता? कौन बताते? तुम्हें बताओ, तुम बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू जिले में। तुम बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। तुम बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता पिता का नाम क्या था? हाँ, पिता का रामजी सकपाल। तुम बताइए काजल, तुम बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? हाँ, तुम बताओ कहाँ गए थे? हाँ, न्यूजीलैंड। डंटवा कहाँ है रे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? न्यूजीलैंड कहिए पढ़े लिए? बोलो जल्दी। न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। तुम बताओ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसकी सहायता से न्यूयॉर्क गए थे? किसने छात्रवृत्ति के रूप में भेजा था उन्हें? छात्रवृत्ति के रूप में दिया था तो गए थे। हाँ, बड़ौदा के नरेश ने। बड़ौदा के नरेश। तुम बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 आदर्श व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। तुम बताएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो ये सर्व विभाजन और जाति प्रथा जो था, ये भाषण कहाँ देने वाले थे और कब देने वाले थे? कब? 1936 में। लेकिन दे पाए? नहीं दे पाए, कुछ कारणवश नहीं दे पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये जो वाङ्मय है कितने खंडों में रचित है? कितने खंडों में? 21 खंडों में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, है ना, इतना बता दिए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई है, सब इंग्लिश में अधिकतर, है ना। उस किताब का नाम, 2-4 वो किताब का नाम बताओ तुम। बोलो कौन कौन सा बुक लिखा गया था? हाँ हाँ, और बोलो। हाँ हाँ हाँ, एनिहिलेशन ऑफ। हाँ, तुम बताओ ये सर्व विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा गया है, ये इनका किस किताब से लिखा गया, किससे संकलित है? बोलो।
सन विभाजन जाति प्रथा किस किताब से इनका है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तुम बताओ सन विभाजन और जाति प्रथा ये किस भाषा में लिखा गया था उनके अनुसार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार? बोलो जल्दी। इंग्लिश में। उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने, है ना? ललाई सिंह या वीडियो बन रहा है तो छोड़ देते, नहीं बताता, है ना? ललाई सिंह यादव ने। किसने हिंदी रूपांतरण किया था? सन विभाजन और जाति प्रथा का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने। तुम बताओ, उधर से पढ़ा था? नहीं बोला, नहीं पढ़ा। तुम बताओ रे, कने गया? कार्तिक कुमार, कहाँ रे? तुम बताओ सन विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, वो आदर्श समाज कैसा चाहते थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए था? बोलो, जल्दी बोलो ने, तुम बोलो। दूध और पानी के मिश्रण की तरह, है ना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज उनका कैसा होना चाहिए था? दूध और पानी के मिश्रण। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है तो पता नहीं चलता कि कौन पानी है और कौन दूध। भले वो पता चले दूध पतला हो जाए, वो अलग की बात है, लेकिन पता चलता है कौन दूध है और कौन पानी है। आ रहा समझ में? तो वैसे ही समाज में चाहते थे कि जब समाज में सभी वर्ग मिल के रहे तो पता नहीं चले कौन किस जाति का है। ये कौन चाहते थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ में आया? तुम बताओ, तुम ही बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे विडंबना की बात कही? हाँ, बोलो जल्दी। नहीं याद है रे? छोड़ देंगे मार के। आ समझ में? कई बार इसका रिवीजन कर, जब जब पढ़ाते हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जब जब पीछे से रिवीजन करवाते हैं, फिर भी याद नहीं है। क्या करता है घर में? तुम बताओ जी, पूछे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विडंबना की बात किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का सब प्रमुख कारण किसे मानते हैं? चलो, अब दूसरा चैप्टर क्या था? 20 के दांत, है ना? जल्दी जल्दी बता ना, उसका रिवीजन कर दे, फिर हमें पढ़ाना भी है। मछली खाना है कि नहीं खाना है? हाँ, तो पढ़ाना भी है। उधर से बताओ, दूसरा चैप्टर का नाम क्या था? 20 के दांत। 20 के दांत, 20 के दांत क्या है ये? तुम बताओ, इसकी विधा क्या थी? कहानी है कि ललित कला है कि निबंध है कि साक्षात्कार है? क्या है ये? कि भाषण है? क्या है 20 के दांत? बोलो जल्दी। इसकी विधा क्या थी? कहानी है। तो इतना देर में बोलेगी कहानी? तुम बताओ 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, है ना? हमू शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। तुम बताओ नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? पटना के बदरघाट। कब हुआ? 18 फरवरी 1916 के पटना के बदरघाट में। इनके पिता का नाम क्या था? रमावतार शर्मा। माता? माता कौन थी? तुम बोलो। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, है ना? तुम बताओ
नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा कुछ लिखी हुई कहानियों का नाम बताओ। अने करिश्मा बोलो। नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा क्या क्या कहानी लिखी गई है, जल्दी बताओ। बोलो जल्दी, याद है? तुम बोलो रे, क्या क्या लिखा गया? नहीं पढ़ा था ये चैप्टर। हाँ, नलिन बिलोचन शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला? बोलो। कब मिला था? तो हाँ कैसे कि तो ही जाके देवल गए थे। बताना है बीस के दांत में ये कैसे परिवार का कहानी है? मध्यम वर्ग का। किस परिवार का? मध्यम वर्ग की कहानी है। बताना इसमें कौन बताएगा? तुम बताओ पीछे से लक्ष्मी कि सेन साहब के पांचों पुत्रियों का नाम क्या था? हाँ, रजनी, आलो, शेफाली, आरती और सीमा। कई बोलो? 5 हो गया। तुम बताओ कि सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था? कासू। क्या था? कासू। कासू का और दूसरा नाम क्या था? खोखा। क्या था? खोखा। खोखा अपवाद में था ने, ना उम्मीद पुत्र था, मतलब इस एज में जाके हुआ कि उम्मीद नहीं था सेन साहब को, तो इसलिए उसे खोखा कहा गया और उसे अपवाद माना गया। खोखा किन रूपों में अपवाद था? जन्म से भी और घर के सभी कार्य से भी, खाने पीने खेलने कूदने तक में, सब में वो अपवाद था। कौन? खोखा। तुम बताना है तुमको सेन साहब की मोटर कार कितने रुपये की थी? 7,500। कौन से कलर की थी? काले कलर की। कौन से कलर की? काले कलर की। उसका नाम क्या था कार का? अस्ट्रीमल इंड। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, याद रखना इसको। अस्ट्रीमल इंड। सेन साहब के कार का नाम क्या था? अस्ट्रीमल इंड। कार को किसी से डर था तो किससे? खोखा से, है ना। खोखा खोखी। खोखी से डर था? नहीं। खोखी किसे कहा गया था? बहन को, उसकी, खोखा के बहन। खोखा की पुत्री। बताना है तुमको, बताना है मदन कौन था? मदन कौन था? अरे गिरधर लाल के बेटा था। गिरधर लाल कहाँ नौकरी करता था? सेन साहब के यहाँ। किसके यहाँ? सेन साहब। तुम बताओ सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या था? किरानी था, मुंशी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है कि गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ क्या था? तो किरानी था। क्या था? किरानी। तुम बताओ उधर से करिश्मा, तुम बताओ किसको मार खाने आम बात थी? मदन को। किसको? मदन। तुम बताओ सेन साहब मदन को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। खोखा। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे, है ना। और क्या क्वेश्चन था इसमें? अच्छा क्वेश्चन। तुम बताओ नट्टू कौन नचा रहा था? लट्टू? मदन नचा रहा था, है ना। तुम बता। अरे तुम बता। सेन साहब के मित्र क्या थे? पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार। आगे बताना है
कि मदन ने किसके दांत तोड़े और कितने दांत तोड़े? कासू के। कितने दांत तोड़े? 2 दांत तोड़े। काहे तोड़े? है ना, गुस्सा में है ना, मदन को एक दुक्का मार दिया, इसलिए उसने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके 2 दांत तोड़ दिया। लेखक इसमें कौवा की जमात किसे कहा? मदन के दोस्त को और मदन के कौवा की जमात। और हंस किसे कहा? खोखा को। किसको? लेखक कहते हैं अगर दोनों को छोड़ दिया, अमीर और गरीब को लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो विजयी कौन होंगे? जब झोपड़ी वाले साथ दे दे, है ना, तो हमेशा जो है हाँ अमीर लोग हार जाएंगे वहाँ पे, लेकिन अक्सर जो है झोपड़ी वालों का साथ नहीं देते हैं। ये कहानी थी इसमें मध्यम वर्ग की। तीसरा चैप्टर का नाम क्या था? भारत से हम क्या सीखे। तीसरा चैप्टर का नाम क्या था? भारत से हम क्या सीखे। तुम बताओ, भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन थे? मैक्स मूलर। तुम बताओ, मैक्स मूलर का जन्म कब और कहाँ हुआ? जर्मनी के डेसाउ नगर में। कब हुआ? 1823 में। छोटा डेट? दिसंबर 1823 में डॉक्टर इकिन का ये मैक्स मूलर का इनका जन्म हुआ था। भारत से हम क्या सीखें, इसकी विधा क्या है? भाषण है। क्या है ये? भाषण है। और ये भाषण कहाँ दे रहे थे मैक्स मूलर? बोलो। हाँ, इंग्लैंड में। कहाँ दे रहे थे? इंग्लैंड में। तो पूछे थे ना। तुम बताओ कि भारत से हम क्या सीखें, ये भाषण जो था ये इंग्लिश में था, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? बोलो। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? तुम बताओ उधर से, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? बोलो जल्दी रे। हाँ, तुम ये नहीं पढ़ा, तुम बोलो। हाँ, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। किसने? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। तुम बताओ, मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे तब उनका पिता का देहांत हो गया था? 4 वर्ष के। कितने वर्ष के? 4 वर्ष के थे तो उनका पिता का देहांत हो गया। तुम ही बताएगा रे कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मूलर। कौन सा मूलर? विल्हेम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ध्यान से याद रखना। अब क्यूज होने वाला है, उधर जाएंगे, टाइम मिलेगा क्यूज होगा इसका। इस चैप्टर पढ़ा के जो पूरा हो जाएगा 12 चैप्टर पूरा, फिर इसका क्यूज होगा। ठीक है, याद रखना सब। आगे बताना है। और तुम बताओ आदर्श कुमार, तुम बताओ मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में कौन सा विश्वविद्यालय था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। कितने वर्ष के थे तब? 12 वर्ष के विश्वविद्यालय में जीते। बतलाहा 18 वर्ष। कितने वर्ष? 18 वर्ष के। और कौन सा शिक्षा ग्रहण किया था? संस्कृत का। किसका? संस्कृत का। समझ में आया? तुम बताओ, ये मैक्स मूलर ने कौन कौन से भारत के किताब का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया। किसका किसका? बोलो। तुम बताओ। हाँ, हितोपदेश और मेघदूत, इन दोनों का जो है जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया। किसने? मैक्स मूलर। अनुवाद बताए थे ने, जो ये हमारे भारत की भाषा थी, लेकिन वो जाके मैक्स मूलर जो हितोपदेश था और कौन था? मेघदूत।
दोनों का किस भाषा में अनुवाद करवाया? जर्मन भाषा में, क्योंकि मैक्स मूलर कहाँ के थे? जर्मनी के। तुम बताओ, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गांव में। कहाँ हो सकता है? गांव में। दुनिया में सब चीज से परिपूर्ण मैक्स मूलर ने किस देश को माना है? किस देश को माना है? अरे भारत को, अपना प्यारा भारत। किसको माना है? भारत को माना है। तुम बताओ उधर से। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। ये ऐसे पूछेगा, नहीं तो फिर कैसे पूछेगा कि वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर कैसे पूछेगा? हाँ, वेदांतियों का वेदांती किसको कहा गया? तो मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स मूलर को। याद रहेगा ने, वेदांतियों का वेदांती। आगे बताना है कि 172 सोने के घड़े, 172 नहीं, दिनार के सोने के घड़े किसे मिला था? किसे मिला था? बोलो जल्दी, तुम बताओ किसे मिला था? हाँ, वारेन हेस्टिंगस। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंगस। और याद रखना इसको। और वो ले जाके वहां क्या करवा दिया था? जब महारानी को दिया तो महारानी ने उसे गलवा दिया। मतलब वो एक उपहार के रूप में था कि हमें भूत से निकला था, उसको निकाला गया था, उसको रखा जाता, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? गलवा दिया गया था। वारेन हेस्टिंगस को याद रखना है ने। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंगस को। मैक्स मूलर को वहां की महारानी विक्टोरिया ने उसे कौन सी उपाधि देना चाहा था, लेकिन वह लिए? मैक्स मूलर लिए? नहीं लिए। क्या कर दिए? वापस कर दिए। और उन्हें तुच्छ लगा। तुच्छ मतलब छोटा लगा, नाइट की उपाधि, और उन्होंने नाइट की उपाधि नहीं लिया। अच्छा, ये जो भाषण दे रहे थे, भारत से हम क्या सीखे, ये किसको दे रहे थे? हाँ, अंग्रेज लोगों के जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी जो भारत में आने वाले थे, उन्हीं को ये भाषण दे रहे थे और बता रहे थे उनके बारे में कि भारत कैसा देश है। अगर सब चीजों से अगर परिपूर्ण है तो वो भारत। अगर पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो वो कहाँ है? भारत है। वो कहाँ है? भारत। भारत को बहुत है ने, ये डॉक्टर बार बार बोल देते। मैक्स मूलर के अनुसार जो भारत है ये पृथ्वी का क्या है? स्वर्ग है। वो कहते हैं जब जब मुझे टाइम मिले, अगर जन्म हो अगला बार तो कहाँ हो? भारत है ना। इस अनुसार ये मैक्स मूलर चलता। तो ये तीसरा चैप्टर था, पढ़ा दें, छोड़ो इसको, बहुत ज्यादा 8वां चैप्टर टाइम पार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले संडे को जो है नहीं पढ़ाने रहेगा तो फिर रिवाइज कर लेंगे। ऐसे तो पढ़ा हुआ, तुम अपना याद करना और क्या, और क्यूज होगा उसमें। आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मछली। मछली के बारे में। किसके बारे में? मछली। तो ये क्या है? मछली कहानी है। मछली क्या है? एक प्रकार कहानी। मछली की विधा क्या है? ये कहानी है, याद रखना। ये क्या है? कहानी है ना। ये क्या है? कहानी। इसके राइटर कौन है? इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ध्यान दो है ना। मछली है, मछली एक कहानी है जिसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले इन विनोद कुमार शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे व्यक्ति थे, नहीं थे, क्या क्या ये लिखे नहीं लिखे। इनके जो राइटर है विनोद कुमार शुक्ल, तो इनको पहले जान ले, फिर हम कहानी में आएंगे। ध्यान से समझना। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़, कहाँ? छत्तीसगढ़ के एक गांव है राजनांद गांव। कौन सा? राजनांद गांव। वहीं इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? इनका जन्म जो होता है 1 जनवरी 1937 को। 1937 को कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़। कहाँ होता है?
छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिस गांव का नाम क्या है न राजनांद गांव। राजनांद गांव, कौन सा गांव? राजनांद गांव जो है, यहाँ उनका जन्म हुआ था। किसका? विनोद कुमार शुक्ल का। किनका? विनोद कुमार शुक्ल का। और ये जो चाहते थे, पढ़ाने के लिए चाहते थे, ये भी क्या चाहते थे कि पढ़ाएं, अध्यापक बने, है ना, मुख्य रूप से। तो इन्होंने 2 साल तक 1994 से 96 तक जो है ये निराला ज्ञानपीठ सृजन में लगे रहे। फिर इन्होंने, विनोद कुमार शुक्ल ने गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। क्या रहे? एसोसिएट प्रोफेसर। कौन? विनोद कुमार शुक्ल, है ना। इनका जन्म याद रखना। और ये एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। इनके द्वारा एक पहला कविता संग्रह, इनका सबसे पहला कविता संग्रह है लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद, ये अजीब टाइप का है। ये पहला कविता इनका था, है ना, विनोद कुमार शुक्ल का, लगभग जय हिंद। और ये 1971 में, कब? 1971 में पहचान सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित मतलब ये जो पूरे प्रचार में आया था, एक तो था सीरीज था, उसका नाम क्या था? पहचान। कौन सा सीरीज? पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता लगभग जय हिंद प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1971 में, याद रखना। कब प्रकाशित हुआ? 1971 में। कि नाम क्या था? लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद, है ना। उनके कविता संग्रह, और भी कविता संग्रह है ना, जैसे में है कि वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। कविता संग्रह इनका, वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, है ना। और इसमें है, और भी है, सब कुछ होना, है ना, बचा रहेगा। सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखना। उपन्यास, है ना, उनके 3 उपन्यास हैं। उनके 3 उपन्यास है। उनका पहला उपन्यास का नाम है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ है। पहला उपन्यास, इनका 3 उपन्यास है। एक है नौकर की कमीज। कौन है? नौकर की कमीज। नौकर की कमीज, है ना। इस पर जो है फिल्म भी बन चुका है। दूसरा क्या है? खिलेगा तो देखेंगे। खिलेगा तो देखेंगे। खिलेगा तो देखेंगे। देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। और तीसरा कौन है? दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या रहती थी? खिड़की रहती थी। ये इनका उपन्यास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही। ये पूछा गया, कई बार पूछा गया, याद रखना। सबसे ज्यादा ये पूछा गया है नौकर की कमीज किनके द्वारा लिखा गया है ना, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। नौकर की कमीज क्या है? ये कहानी है, ये कविता संग्रह है, या उपन्यास है? क्या है ये? तो उपन्यास। नौकर की कमीज, 3 उपन्यास इनके मुख्य हैं जो याद रखना, है ना। ये कई बार पूछा जा चुका है। नौकर की कमीज, कौन है? नौकर की कमीज। खिलेगा तो देखेंगे, ये नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा हुआ है, नौकर की कमीज। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसी पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। कब मिला है? 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। किनको? विनोद कुमार शुक्ल को। किसके लिए? गलत है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, 1990, गलत है, 1999 मिला। कब मिला? 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अकादमी पुरस्कार
ध्यान में रखना, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेख के लिए मिला है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। और कब मिला? तो 1999 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ये दूसरा जो है सबसे बड़ा साहित्य में, रचना में, लेख में जो लिखा जाता है उसमें दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेख रचनाओं में जो कहानियां लिखी जाती है उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। उसके बाद जो आता है ये कौन आता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए इन्हें मिल चुका है। और एक क्या है इनका उपन्यास? नौकर की कमीज। ये याद रखना, आ रहा समझ में? नौकर की कमीज। इनके द्वारा 2 कहानियां भी लिखी हुई है ना। इनके द्वारा 2 कहानी भी है, इस ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है। कहानी, इनके द्वारा कहानी कौन कौन सी लिखी गई है ये समझना। कहानी है पेड़ पर कमरा। पहला क्या है? पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा। और दूसरा क्या है? महाविद्यालय। कौन है? महाविद्यालय, महाविद्यालय। कौन है? महाविद्यालय, है ना। ये कहानी इनके द्वारा क्या है? पेड़ पर कमरा। कौन है? पेड़ पर कमरा। और दूसरा कहा है महाविद्यालय। इसमें महाविद्यालय जो है, ये जो मछली हम पढ़ने जा रहे हैं इसी कहानी से लिया गया है, महाविद्यालय से। आज जो मछली कहानी पढ़ने जा रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल का, है ना, वो कहाँ से लिया गया है? तो महाविद्यालय। किस कहानी से संकलित है? महाविद्यालय से। कहाँ से संकलित है? ये याद रखना, ठीक है ना। ये पूछा जाता है कि ये मछली जो है कहानी, ये उनके द्वारा किस कहानी से संकलित है? तो महाविद्यालय से, महाविद्यालय से। इनके द्वारा 2 कहानियां हैं, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार, है ना। याद रखना इनके, ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा मछली से। अब पूछा भी गया उसमें देखना, जो 2022 वाला जो पढ़ा है उसमें। तो कहानी का नाम क्या है? पेड़ पर कमरा, है ना। और दूसरा क्या है? महाविद्यालय। जो महाविद्यालय से ही जो मछली लिया गया है। कौन सा? मछली कहानी कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय जो कहानी उसी से। और इनके उपन्यास कौन था? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1999 में। किस लेख के लिए? दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की। और इनके पहला कविता का नाम क्या था? लगभग जय हिंद। किताब, ये कविता का नाम क्या था पहला? लगभग जय हिंद। कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में, 1971। ये इनके द्वारा कहानी रचित थी। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 में रघुवीर सहाय, 1992 में रघुवीर सहाय पुरस्कार, और 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, है ना। दयावती मोदी शेखर सम्मान कब? 1997 में। दयावती मोदी शेखर सम्मान, है ना, शेखर सम्मान कब मिला है? 1997 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? ये ज्यादा बार पूछा जा चुका है ना, ये साहित्य अकादमी। तो 1999 में। किसके लिए? दीवार में एक खिड़की रहती थी। अब आते हैं इस कहानी पे। ये लेखक का जीवन परिचय था, है ना। ये लेखक का क्या था? जीवन परिचय। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें आते हैं कहानी में। इतना याद रहेगा ने? चलो इसको मिटाया जाए, याद रहेगा ने? उतारना है किसी को? वही है कि हाँ, तो इतना याद रखना। लेखक विनोद कुमार शुक्ल, ये कहानी है। तुम्हारा हिंदी में जो है ना, सिर्फ ये इससे पूछ देता है उसकी विधा क्या है, और ये विधा कहानी है क्या है, इसके लेखक कौन। लेखक से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते परीक्षाओं में से हिंदी से।
तो याद रखना, जीवन परिचय हो गया। अब आते हैं कहानी पे, समझना इस कहानी को, पहले बढ़िया से, खूब बढ़िया से कहानी को समझना। ये मछली जो कहानी है, मछली के ऊपर ही है। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं पहले उसको देख लेते हैं, है ना। इस कहानी में पहले जो है लेखक स्वयं इसमें एक बच्चे के रूप में दर्शाया गया है, इनको, लेखक को बच्चे के रूप में, है ना। तो ये एक रहते हैं लेखक, रहते हैं स्वयं एक लेखक के बारे में बताया गया। फिर उनका एक भाई रहता है ना, जिनका नाम रहता है संतु। क्या नाम रहता है? संतु। किसकी कहानी है? संतु। लेखक, ये जो भाई रहते हैं, दोनों भाई रहते हैं जो इसमें कहानी लिखे हैं, लेखक, और इनका जो एक भाई है, छोटा भाई है। कैसा भाई है? छोटा भाई, संतु। और दूसरा इसके बाद आते हैं पिताजी। कौन आते हैं? पिताजी आते हैं। फिर माताजी भी आते हैं, नाम उम नहीं है, सिर्फ माताजी आते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं दीदी। कौन आती है? दीदी, है ना। कौन आती है? दीदी। और उसके बाद आते हैं एक नरेन आता है, नरेन। कौन आता है? नरेन। और एक आता है जो नौकर आता है घर का, उसका नाम रहता है भग्गू। क्या रहता है? भग्गू रहता है ना, भग्गू। ये इतना इसी पे पूरा कहानी घूमेगा, है ना। इसी इतना पे पूरा कहानी घूमेगा, इसी पे पूरा चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत? ध्यान समझो। कौन कौन है? लेखक है, लेखक के जो भाई है छोटे भाई संतु, है ना। और पिताजी हैं, माताजी हैं, माताजी की बहुत कम आता है, नरेन का एक बार सिर्फ नाम आता है ना। फिर दीदी है, फिर नरेन है, फिर कौन है? भग्गू। कौन है? भग्गू। तो इस कहानी को स्टार्ट किया जाए, इसी पे कहानी पूरा घूमेगा। मछली जो कहानी है, इसमें पिताजी बाजार जाते हैं। पिताजी क्या जाते हैं? बाजार, है ना। लेखक जो कहानी में है, उनके पिताजी बाजार जाते हैं और इन दोनों को भी साथ में लेके चलते हैं और वहाँ 3 मछली खरीदते हैं। कितने मछली? और ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि पिताजी ने कितने मछली खरीदा? 3 मछली। कितने मछली? 3 मछली खरीदते हैं पिताजी, है ना। और इन दोनों भाई को दे देते हैं और कहते हैं तुम ले जाओ इसे घर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब पिताजी ने मछली खरीदा था तो उसी टाइम एक मछली शायद मरी हुई थी, एक मछली मरी हुई थी और 2 मछली जिंदा थी। इन दोनों को जैसे ही मछली झोले में करके मिला, ये दोनों घर की तरफ दौड़ लगाए। दौड़ क्यों रहे थे? कि मछली कहीं मर ना जाए, मछली कहीं मर ना जाए, जो जिंदा मछली है वो कहीं मर ना जाए। और ये पतली गली से दौड़े, क्योंकि उस टाइम जो मेन जो गली से नहीं, क्योंकि उस बाजार का दिन था और भीड़ भाड़ भी था और थोड़ा बूंदा बूंदी बारिश भी हो रहा था हल्का फुल्का। नहीं तो ये दोनों भाई दौड़ लगाए घर की ओर और फिर बारिश होने लगा, हल्का हल्का बारिश होने लगा। तो झोले का जो मुंह था खुला था, जब झोले में पानी पड़ा तो मछली छटकी, जो जिंदा मछली थी वो मछली छटकी, है ना। और वो दोनों भाई बारिश में भीग चुके थे, पूर्ण रूप से भीग चुके थे। और बारिश से भीगने के चलते जो है संतु एक मकान के नीचे खड़ा हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संतु बारिश से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया। लेकिन बारिश हो रही थी, बूंदाबूंदी हो रही थी, तेज हो रही थी, और जब मछली छटकी तो उन्हें लगा कि अब हाथ से झोला छूट जाएगा, लेकिन फिर भी वो बचाएं, पकड़ के रखें। और दोनों बात कर रहे थे कि ये जो जिंदा मछली है, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे और इसे कुएं में डालेंगे, ये जब बड़ी होगी फिर निकालेंगे, फिर इसके साथ खेलेंगे। बच्चे थे दोनों, बच्चे के रूप में थे, तो फिर खेलेंगे इनके साथ। ये दोनों बात करते हुए आ रहे थे और दौड़े दौड़े घर पहुंचे। और जैसे ही घर पहुंचे तो नहान घर एक था। कौन सा घर? नहान घर, जिसको बोलते हैं क्या, है ना, स्नान घर, नहान घर वही हुआ। तो वहां गए और बाल्टी पूरी भरी हुई थी, तो पानी पूरा निकाल दिए, कुछ पानी निकाल दिए और आधा बाल्टी पानी कर दिए और तीनों मछली को उसमें डाल दिए, है ना। तीनों मछली को क्या कर दिए? डाल दिया उसमें लेखक ने। जब डाल दिया और उससे देखने, मछली जब तैर रही थी तो उसे देखने लगे, है ना। और मछली पानी क्यों कम कर दिया?
क्योंकि एक बार जो छोटी मछली थी, पहले जो लाया गया था मछली, तो छोटी जो मछली थी वो हाथ से निकल के, बाल्टी से निकल के नली में, जो नहान घर की नली था उसमें घुस गया, और उसमें घुस गया तो दोनों भाइयों ने टिटकोर के देखा, इधर उधर हाथ उठ देख करके देखा, नहीं मिला, तो घर के पीछे नाली तरफ जो था उधर जाके खड़े हो गए कि शायद मछली यहाँ होगी, लेकिन गंदे पानी की वजह से मछली पता नहीं चली। और वो एक जो नाली थी बड़े नाले में मिलती थी, और दीदी ने कहा था कि जो एक बड़े नाले में मिलती है और बड़ा नाला से फिर जाके नदी में मिल जाता है, जो घर से 3 मील दूर में एक नदी थी, मोहरा नदी। कौन सी नदी? मोहरा नदी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? मोहरा नदी। या तो ऐसे पूछा है मोहरा नदी घर से कितनी दूर थी? तो 3 मील। कितने मील? 3 मील वो नदी दूर थी, इसलिए वो डर रहे थे, इसलिए पानी कम कर दिया कि कहीं फिर मछली छटक के बाहर ना आ जाए, फिर नली में ना चला जाए। तो वो दोनों खेल रहे थे, और संतु जो है मछली से डरता था। छोटा भाई जो संतु था मछली से थोड़ा डरता था, वो साइड बैठता था। तो एक जो मरी हुई मछली थी बाल्टी में, वो सबसे नीचे थी, सबसे नीचे थी। तो दीदी ने उन्हें कहा था कि जो मछली मर जाती है, जो मछली मर जाती है उसके आंख में जो है मनुष्य का चित्र नहीं बनता, मनुष्य का चित्र नहीं बनता है। तो लेखक जो कहते हैं, जो मेन उनके हैं लेखक, वो संतु को कहते हैं कि संतु देखो मरी हुई मछली जो है, उस मछली में जो नीचे है शायद उसमें अभी प्राण होगा, देखो उसमें परछाई बनता है कि नहीं, है ना। तो संतु जो है देखता है झांक कर, वो मछली से डरता भी है, दूर बैठा रहता है, अब झांक के देखता है, कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप। फिर लेखक जो कहते हैं कि जाओ दीदी को उठा लो, है ना, जाओ दीदी को उठा लो। तो संतु जाता है अंदर, और दीदी जो होती है लेटे हुई रहती है अपने रूम में, है ना, और वो सिसक सिसक कर अपने साड़ी जो होता पल्लू पूरा ओढ़ के वो सिसक सिसक के रो रही होती है और सो रही होती है चुपचाप। फिर चला आता है, देखता है ये संतु। फिर थोड़ी देर के बाद जो है ये मछली से खेलने लगते हैं दोनों भाई। उतना ही देर में जो है फिर दोनों भाई जाते हैं। जब दोनों भाई को भीगा हुआ देखती है दीदी, तो दोनों को जो है कपड़े चेंज करवाती है। छोटा है बाल जो संतु था उसका बाल उल बनाती है, अच्छा से झाड़ उड़ देती है दीदी, और कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, तुम जाते वक्त गेट को लगा देना, भिड़का देना गेट को, है ना। कौन कहती है? दीदी। और दीदी शायद उनको लगा कि पिताजी ने मारा है या तो गुस्सा हुए हैं, दीदी रो रही होगी। तो फिर चले जाते हैं दोनों भाई, और कपड़े उनको देती है, पहना उना के पूरा सब जाती है ये। और माँ, जब माँ पे नजर पड़ता है इनका दोनों भाई का, तो माँ मसाला पीस रही होती है, माँ मसाला पीस रही होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ आया ने, मसाला कौन पीस रही थी? माँ। बस इतना ही तक है माँ के बारे में। मसाला कौन पीस, बस मसाले पीसे भर, है ना, इसीलिए कहते हैं। तो मसाला कौन पीस रही थी? माँ। अब इन दोनों का कलेजा बैठ गया, बैठ गया मतलब इनको अब डर लगने लगा कि अब तो मछली कट जाएगी। लगता है मसाला मछली के लिए ही बन रहा है, और घर में मछली सिर्फ पिताजी खाते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि मछली कौन खाते थे? पिताजी। माताजी भी नहीं खाती थी, और माताजी भी इन बच्चों को खाने के लिए नहीं देती थी। मछली कौन खाता था? पिताजी। अब इनको तो डर लगने लगा कि अब मछली जरूर कट जाएगी। और जब मछली काटा जाता था तो घर में एक पाटा होता था, पाटा, कठ का पाटा, वो ड्रम के पीछे रहता था, और वो भी आज धोबा हुआ के नहान घर के बगल में वहीं पे रखा हुआ था। उसी पे मछली जब आता था तो उसी पे काटा जाता था। इनको याद लगने लगा कि अब मछली कट जाएगी, मछली अब कट जाएगी। अब ये चुपचाप देख रहे थे, और जहाँ पाटा था, जो कठ का जो पाटा था, वहीं पे चूल्हे का राख रखा हुआ था। मछली जब काटा जाता है उस पर लेप लगाया जाता है ना, लेप लगा के उसको, जो उसका चुइया बोलते हैं ना, उसको छुड़ाया जाता है, और उसको छुड़ा के उसको क्या किया जाता है? फिर उसको काटा जाता है।
अब इनको लगने लगा मछली तो अब कट ही जाएगी। बेचारा दोनों भाई देख रहे थे चुपचाप। अब इनका सपना सब अधूरा रह जाता कुएं में डालने के लिए और उसको खेलने के लिए। और भग्गू जो है, पता चला कि भग्गू कुएं पर छुरी जिससे काटा जाता है उसको पजा रहा है, रेत रहा है। कौन? भग्गू। घर का नौकर का नाम क्या था? भग्गू। वही छुरी को पजा रहा है। अब इन्हें लगा कि अब तो दिक्कत हो जाएगा। चुपचाप वहीं पे जब भग्गू आया तो बाल्टी से, उसको शायद ऐसा पता था कि मछली नहान घर में ही रखी हुई बाल्टी में, जब आया तो अंगोछे में तीनों मछली को उठा लाया और वहां पे क्या कर दिया, ले गया पट्टे के पास ले गया और वहां पे रखा। एक मछली को उसने जोर से पटका पत्थर पे। मछली बेचारी छटपट कुछ नहीं हुई और वो चुपचाप सो गई। समझ रहा है नहीं? तो वो चुपचाप दोनों भाई देख रहे थे कि अब तो लगता है। फिर उस पे मसाला, वो जो राख था चूल्हे का राख, उस पे रगड़ा और एक छुरी में खप से काट दिया। मछली हिली ना डुली, एकदम पूरा कट गई। चुपचाप संतु देखते देखते दौड़ा और अंगोछे से एक मछली लेके भाग गया। एक मछली लेके भाग गया और कुएं की तरफ सरपट दौड़ा और उसके पीछे पीछे भग्गू भी दौड़ा। अरे 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 करते करते दौड़ा पीछे पीछे। अब भग्गू भागते हुए जा रहा था केंद्र, और भग्गू को डर था कि कहीं संतु जो है मछली को कुएं में ना डाल दे। अब जो लेखक देख रहे थे तो एक मछली हिल डुल रही थी। एक मछली जो जिंदा मछली कटिया गया था, एगो तो मरल ही था, और दूसरा जो मछली था हिल डुल रही थी लगता। तो लेखक को लगा कि लगता है संतु मरी हुई मछली लेके भाग गया, क्योंकि मछली तो हिल ही डुल रही है। उसे भग्गू जो है जाके वहां उसको पकड़ा और दोनों में छीना झपटी होने लगा। अब ये भग्गू जो है, ये संतु पूरा मछली को अपने ऐसे लगाइले छाती से पूरा, और पूरा लौट रहा है कि नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, हम खेलेंगे खेलेंगे। और भग्गू क्या कर रहा है, दोनों में छीना झपटी हो रही, छीन रहा है मछली। फिर भी भग्गू है जो नौकर, छीन लिया मछली को, ले आया और उसे भी काट दिया। इनका सपना सब खत्म हो गया, है ना। जैसे ही पिताजी आए, फिर थोड़ी देर में पिताजी घूम घाम के आए और चिल्लाते हुए आए एकदम पूरा कि भग्गू अगर नरेन घर के पास आए, घर में आए, तो उस साले के हाथ पैर तोड़ देना, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। आ समझ में? तो इसमें पूछा हुआ है कि पिताजी किससे नाराज, किस पे नाराज थे, गुस्सा किस पे थे? नरेन पर। अन्य नरेन कौन था ये भी पूछा हुआ। तो नरेन जो लेखक है, उनकी जो संतु जो उनकी दीदी है, दीदी के प्रेमी थे। कौन थे? दीदी के प्रेमी। शायद पिताजी और दीदी जो है चुप, ये सिसक सिसक के रो रही थी, शायद उन्हें पिताजी ने मारा या डांटा होगा। और इतना कहते हुए पिताजी अंदर आए और बोले कि नरेन अगर नजर आए घर के पास फटके भी तो उसके साले के हाथ पैर तोड़ के रख देना, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। इस तरह से मछली पूरी कट गई, बेचारे दोनों देखते रह गए और कहानी भी, मछली कट गई, खा पिया सब, कहानी भी मछली क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या क्या क्वेश्चन इसमें आया, समझ में आया है ना? पहला नंबर तो लेखक परिचय से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा कि पिताजी ने कितने मछली खरीदे? 3। कौन क्वेश्चन पे सिर्फ आ रहे हैं, पिताजी ने कितने मछली खरीदे, उसमें जिंदा मछली कितनी थी और एक मरी। संतु बारिश से भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे। मोहरा नदी घर से कितनी दूर पर थी? 3 मील। कितने मील? 3 मील। मछली से कौन डरता था? संतु डरता था उससे छूने से। और बताना है मसाला कौन पीस रही थी? माँ। अरे दीदी क्यों रो रही थी? शायद पिताजी ने डांटा उठा होगा, इसलिए दीदी रो रही थी, रो रही थी। पिताजी किससे नाराज थे? नरेन से। किस पे गुस्सा थे? नरेन। घर का नौकर का नाम क्या था? भग्गू। मछली कौन काटता था? मछली बनाता था कौन? भग्गू। माँ मछली बनाती नहीं थी, सिर्फ मसाला पीस देती थी, है ना? कोई दिक्कत? ये कहानी थी मछली की, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। समझ में आया? कहानी समझ में आया? ये मछली की थी, विनोद कुमार शुक्ल जीवन परिचय। अब जो है इसको, अब अगला जो है
पढ़ेंगे अगला संडे को, है ना। ये 10 चैप्टर हो चुका है ना, 10 चैप्टर जो है खत्म हो चुका है। अब 2 गो और बचा इसमें, गद्य में कितने बचा है, 2 गो और बचा। फिर उसके बाद देखेंगे कविताएं वाली जो देखेंगे उसमें, है ना, एक खत्म हो गया। तो